नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज 27 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित सभी प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस सहकारिता मंत्रालय का हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने अभी जो है पिछले महीने एक नया मंत्रालय लॉन्च किया था जिसका नाम है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री और हिंदी में इसे सहकारिता मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, और इसका पहला जो मंत्री बना था वो कौन सा बना था? आपको पता होना चाहिए, अमित शाह जी को बनाया गया था पहला सहकारिता मंत्री। और इनके पास एक और मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, यानी कि जिसे बोलते हैं गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। तो इस मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग संभाले जाएंगे उसके लिए एक अधिकारी चाहिए होता है जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं, सचिव। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बने हैं वो कौन बने, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभय कुमार सिंह जी को नया ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये न्यूज़ है। अभय कुमार सिंह जी नवगठित यानी अभी न्यूली जो ऑर्गेनाइज किया गया है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए। अमित शाह के हाथ में मंत्रालय की बागडोर, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वांचुआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आपको पता है जो अलग अलग राज्यों में इस तरह के महोत्सव या फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो एग्जाम में पूछ लेता है, जो चर्चा में होता है। तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है। ये सही आंसर होगा असम। असम राज्य में वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है। और देखते हैं, देखिए एक जनजाति है असम की, बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति, जिसका नाम है तीवा। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है वांचुआ महोत्सव से कौन सी जनजाति जुड़ी होती है? तो इससे तीवा जनजाति जुड़ी होती है। ठीक है, तो जनजाति यानी ट्राइब्स का नाम तीवा और फेस्टिवल का नाम क्या है? वांचुआ। तो कहाँ मनाया जाता है? जाहिर सी बात है कहाँ मनाया जाता है? असम। किस लिए मनाया जाता है? देखिए वहाँ पे जो हार्वेस्ट का मतलब समझते हैं, फसल की कटाई को क्या कहा जाता है? हार्वेस्ट। तो जब फसल उनका कट जाता है तो जो फसल आपको प्राप्त होती है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये वांचुआ फेस्टिवल मनाया जाता है तीवा ट्राइब के द्वारा। कहाँ पर? अच्छा, असम में। ये फेस्टिवल तो यहाँ मनाई जाती है, लेकिन जो तीवा ट्राइब है वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? असम और मेघालय के आसपास पाए जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के ट्रैक्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक और चीज़ आपने देखा होगा कि दे प्रैक्टिस झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये जो ज़्यादातर जो ट्राइब्स होते हैं वो झूम कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये क्या होता है? इसे बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि। अब ये क्या होता है? देखिए ये कृषि का एक बहुत ही आदिम तरीका होता है। इट इज़ वन ऑफ प्रिमिटिव टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। समझ में? प्रिमिटिव का मतलब बहुत पुरानी तकनीक है। इसमें क्या होता है, जो जंगल होता है, जंगल को क्या किया जाता है? काट कर जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो लैंड आपको मिलती है जो है उसमें खेती किया जाता है। और जब तक वहाँ पे फर्टिलिटी होती है, उर्वरा शक्ति होती है, तब तक जो है वहाँ पर फसल बोई जाती है। फिर अंत में आते कई साल, 4-5 साल 10 साल बाद यहाँ की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो फिर एक नया लैंड खोजेंगे और लैंड वहाँ पर क्या करेंगे? फिर काटेंगे, फिर जलाएंगे, फिर वहाँ पर खेती शुरू कर देंगे। फिर यहाँ पर जब फर्टिलिटी ख़त्म होगी तो यहाँ पर आ चुकी होगी इस लैंड पे, तो यहाँ पर शुरू कर देंगे। तो इस तरह की जो स्लैश एंड बर्न तकनीक है, एक से स्लैश एंड बर्न यानी कि काटो और जलाओ तकनीक है, ये झूम कल्टीवेशन की निशानी है जो ज़्यादातर हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस की जाती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झूम कल्टीवेशन भारत में कहाँ प्रैक्टिस होता है? तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में, समझ में आ रहा? पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस होता है। तो वांचुआ फेस्टिवल में भी ये जो जनजाति यही करती है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा? आगे देखते हैं, असम के बारे में और जान लेते हैं। तो असम जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, स्टेट है। तो स्टेट, इसकी कैपिटल क्या है? बहुत सारे लोग गुवाहाटी समझते, बिल्कुल नहीं, दिसपुर है इसकी कैपिटल। इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के गवर्नर कौन है इस समय? राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। ये अभी नए चीफ मिनिस्टर वहाँ बने हैं। ठीक, नेशनल पार्क वहाँ पर 7 हो गए हैं, 2-3 अभी बढ़े हैं, इसी साल बढ़े हैं। काजीरंगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई, डिब्रू सखोवा और रायमोना, ये जो 3 नेशनल पार्क हैं, ये तीनों के तीनों इसी साल उनको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसके पहले ये सेंचुरी हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि असम में कितने नेशनल पार्क है, तो 7 नेशनल पार्क हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है, 1
हॉर्न राइनो जो होता है उसके लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल की बात करें तो काजीरंगा और मानस को विश्व विरासत स्थल का भी दर्जा प्राप्त है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस दिया गया है, ठीक है। यहाँ के महत्वपूर्ण अगर डांस की बात करें तो दो डांस फॉर्म आपको याद रखना है, एक सत्रिय जो कि यहाँ का क्लासिकल डांस है, क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय नृत्य है। तो दो तरह के नृत्य होते हैं, एक होता है फोक डांस और एक होता है क्लासिकल। क्लासिकल किसे बोलते हैं? ऐसे नृत्य जिनका उल्लेख भारतीय शास्त्रों में होता है, समझ में आया? उन्हें हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य, या इसे इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहते हैं। तो भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है? भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस है। कितने हैं? 8। और आपको 8 जो क्लासिकल डांस है वो याद होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से आप जाके सर्च मारिएगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लियर है। तो सत्रिय एक क्लासिकल डांस है 8 में से, जो कि असम के राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा यहाँ का बिहू फेस्ट जो है डांस है, जो कि यहाँ का लोकल डांस फॉर्म है, यानी कि स्थानीय नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है। तो ये था असम के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत शाहिद हाकिम जी का निधन हुआ, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो रिसेंटली शाहिद हाकिम द्रोणाचार्य अवार्ड भी हैज़ पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच स्पोर्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भैया ये जो शाहिद हाकिम जी है ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं, किसके? फुटबॉल के, ठीक है। तो फुटबॉल से जुड़े हुए थे, इनका हाल ही में देहांत हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब प्रश्न ये देखिए क्या है, इनका पूरा नाम क्या है? सैयद हाकिम सालगांवकर, ठीक है, सॉरी सैयद हाकिम, ये सालगांवकर क्लब हुआ करता था फुटबॉल का, आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल अलग अलग क्लब से खेले जाते हैं, तो उस क्लब के कोच रहे हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपियन भी रह चुके हैं, ठीक है, ओलंपिक में ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं, और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। आपको पता होना चाहिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस में मिलता है? जब भी कोई खेल होता है, खेल में आपने बहुत ही कोचिंग में बहुत ही उल्लेखनीय सेवा दी होती है, बहुत ही हिस्टोरिकल आपके सर्विसेज रहते हैं, सिग्निफिकेंट सर्विसेज रहते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो आपके इस योगदान को सराहना करते हुए भारत सरकार क्या देती है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छा, खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिलता है? अर्जुन पुरस्कार मिलता है, खिलाड़ी को अर्जुन और कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। तो फुटबॉल की कैटेगरी में इन्हें क्या मिला था? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, क्लियर है। अभी इनका हाल ही में क्या हुआ है? देहांत हुआ है। चौथा क्वेश्चन आज का, कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन पैरालंपिक 2021? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है। देखिए अभी टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट हुआ है, तो अगर ओलंपिक की बात करें और पैरा ओलंपिक, दोनों में अंतर क्या होता है बच्चा? ओलंपिक जो है पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग खेलते हैं, समझ में आया? भारत में पूरी दुनिया में कौन खेलते हैं? स्वस्थ लोग। और पैरालंपिक कौन होते हैं? जो दिव्यांग होते हैं, किसी शरीर का कोई अंग जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो उनका जो खेल होता है उन्हें पैरालंपिक कहा जाता है, समझ में आया? तो पैरालंपिक किसके लिए होता है? दिव्यांगों के लिए होता है, ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, और ओलंपिक सामान्य लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो पैरालंपिक कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो में। और वहाँ पर भारत के जो दल होगा उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? वहाँ पर फ्लैग को कौन धारण करेगा? तो इनका नाम है टेकचंद। क्या नाम है? टेकचंद। इससे पहले देखिए क्या हुआ करता था, मरियप्पा थंगावेली को नियुक्त किया गया था, लेकिन मरियप्पा थंगावेली को कोविड हो गया, जिसकी वजह से आइसोलेशन में चले गए 14 दिन के, जिसकी वजह से अब कौन भारतीय ध्वज को लहराएगा वहाँ पर? टेकचंद। तो ये सब पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक 2020 अभी संपन्न हुआ है, उसमें भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी थे। मैरी कॉम जो कि सुपरहिट बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह जी जो हॉकी के आपके कैप्टन हैं, तो वो ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है कि ओलंपिक में जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें भारतीय दल का जो है ध्वजवाहक किसने उठाया था, ठीक है, उन्होंने मेडल भी जीता है। चलो अब लोग कमेंट करिएगा। तो ये टोक्यो पैरालंपिक में ये ही हैं टेकचंद। ये क्या है? ये जेवलिन थ्रोअर है। जेवलिन थ्रोअर मतलब भाला फेंकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाला फेंक में भारत की तरफ से अभी गोल्ड मेडल जीता था किसने? नीरज चोपड़ा जी ने। तो हम उम्मीद करते हैं उसी तरह का कमाल ये करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज करंट इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज रिसेंटली? अभी रिसेंटली ये रिलीज किया गया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण। कोई भी वस्तु जो निर्माण की, देखो क्या होता है, कोई भी
गुड है, गुड का मतलब, गुड्स का मतलब है क्या, तो सामान। कोई भी सामान जो बनाई जाती है फैक्ट्री में, तो वो जो उत्पादन प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। समझ में, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक वैल्यू ऐड की गई होती है। समझ में आ रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो पूरी दुनिया में हर देशों में लगभग मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उसमें ये एक लिस्ट है, एक रिपोर्ट है जो जारी की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी के द्वारा, कि दुनिया में सबसे अच्छा माहौल कहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग का। तो भारत की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, अभी कितनी हो गई है, पूरी दुनिया में हम सेकंड पोजीशन पे हैं। पहले पोजीशन पे कौन है, चीन है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग सबसे बढ़िया माहौल होता है मैन्युफैक्चरिंग का। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़कर अब दूसरा रैंक हासिल कर लिया, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। यानी हम पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहे हैं, बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से हम इमर्ज हो रहे हैं इस क्षेत्र में। क्लियर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 3 तरह के प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न पूछेगा कि भारत की रैंकिंग जो कि क्या है, सेकंड है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है भारत ने हाल ही में किस देश को पछाड़ के सेकंड रैंक हासिल किया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इस रैंकिंग में नंबर 1 स्टेट को, नंबर 1 देश कौन सा है, चीन है। और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है रैंकिंग में, 47 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। रैंकिंग कौन जारी करता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत उस तरह की संस्था नहीं है कि नामी संस्था जो एग्जाम में पूछी जाए। तो आपको ये पूछा होना चाहिए, वैश्विक निर्माण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग सेकंड है, ठीक है। छठा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा समृद्ध नामक योजना शुरू की गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च समृद्ध स्कीम, ठीक है। तो समृद्ध स्कीम क्या है देख लेते हैं। तो होम मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री को गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय। सही आंसर क्या है, बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, या इसे शॉर्ट में MEIT भी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं इसके केंद्रीय मंत्री। उन्होंने ये योजना लॉन्च किया, और देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट, एक मिनट, गवर्नमेंट लॉन्चेस समृद्ध स्कीम टू हेल्प स्टार्टअप्स इन देयर इनिशियल फेज। अभी क्या है, स्टार्टअप का मतलब समझते हैं, जो भी नए कारोबार स्थापित किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, जितने भी नए कारोबार होते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे फैक्ट्री हो, उनको स्टार्टअप कहा जाता है। समझ में आया। जो नए कारोबार स्टार्ट किए जाते हैं उसमें बहुत तरह की समस्या आती है, स्पेशली सबसे बड़ी समस्या फंड की होती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी की समस्या होती है, उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट की समस्या होती है। हर तरह की जो भी समस्याएं होती हैं शुरुआत में, तो सरकार क्या कर रही है, समृद्ध स्कीम लेकर आ रही है। तो इस तरह के इनिशियल फेज पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके, उन्हें दूर किया जा सके, और देश में स्टार्टअप को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। क्यों, स्टार्टअप यानी नए कारोबार अगर ज़्यादा लगेंगे तो नए जॉब्स क्रिएट होंगे, नए जॉब्स क्रिएट होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उससे इनकम बढ़ेगी, देश की इकॉनमी ग्रो करेगी, तो अच्छी अच्छी बातें हो जाएगी, ठीक है। तो समृद्ध स्कीम याद रखना कौन कौन लेकर आया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, और इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, इनको अभी हाल ही में मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव जी ये कानून मंत्री भी हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अश्विनी नहीं, कानून मंत्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो समृद्ध स्कीम है, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो पूछ सकता है समृद्ध स्कीम किसके लिए लाई गई है, तो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। और किसके द्वारा लाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। फोटो देख लीजिए। सातवां और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत हुई। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च सुजलाम कैंपेन। तो सुजलाम कैंपेन किसके द्वारा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी नगर विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय यानी कि जल शक्ति मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री यानी रेलवे मंत्रालय। तो किसके द्वारा जारी किया गया है, आंसर होगा सी, जल शक्ति मंत्रालय। अब क्या है देख लेते हैं। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार का जो स्वतंत्र दिवस था, तो उन्होंने बताया कि हमारा अब अगला लक्ष्य क्या होता है, देश को नई राह पर ले जाना, वो भी अगले 25 वर्षों के लिए। तो 2022 से 2047 तक, क्योंकि हम ये क्या है 2047 में क्या हो रहा है, हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। तो इसीलिए क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरुआत हुई है कि इसमें हम क्या करेंगे, विकास इतना कर देंगे देश का कि हम जो 100वां जो हमारा स्वतंत्र दिवस है, हम एक नए भारत की तस्वीर पेश कर सके दुनिया के सामने। तो इस तरह का जो है विजन लेकर ये घोषणा की गई है। तो होगा क्या, जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया, एक नया स्कीम लेकर आए सुजलाम। इस सुजलाम क्या है,
इसमें क्या किया जाता है, देश के जितने भी गांव हैं, गांव में जानते हो क्या किया जाएगा, 100 दिनों के अंदर क्या होगा, इसे क्या किया जाएगा, सोक पिट बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, सोक पिट। सोक पिट का मतलब समझते हैं, जैसे कि जो टॉयलेट्स होते हैं, टॉयलेट्स आपको पता है गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, टॉयलेट्स होते हैं उसका जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कहाँ करें, तो उनके पास सोक पिट्स नहीं होती। तो 100 दिनों के अंदर सभी गाँव में क्या बनाए जाएंगे, सोक पिट्स। उसमें क्या होगा, वो जो पिट्स होगा, गड्ढा होगा, उसमें क्या होगा, सारे के सारे जो ह्यूमन वेस्ट है वो सारे के सारे स्टोर होंगे। इस तरह से क्या होगा, अपशिष्ट प्रबंधन होगा। अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट होगा, उसका आगे चल के बायोगैस वगैरह कुछ बनाया जा सकेगा, एनर्जी भी बनाई जा सकेगी। क्लियर हो रहा है। तो सोक पिट्स बनाए जाएंगे कहाँ पर, गाँव के अंदर। और 100 दिन के अंदर इसे क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसे लॉन्च पूरा किया जाएगा। 100 दिनों के अंदर इस स्कीम को पूरा किया जाएगा। इससे क्या होगा, जब वेस्ट आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ज़्यादातर लोग क्या टॉयलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि देश के अंदर जो शौचालय निर्माण का जो मुहिम चलाई गई थी इस सरकार के द्वारा, बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स बनवाए गए। बहुत सारे जगह पे देखे गए कि वेस्ट मैनेजमेंट ना होने के कारण क्या होता है कि वो लोग टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो टॉयलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की स्कीम लाई गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, सुजलम। सुजलम से क्या होगा, देश में स्वच्छता को लेकर और ज़्यादा माहौल बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज 7 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, 7 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कहीं कोई डाउट हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। पीडीएफ हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट।